Okay, so today's topic is about system and we will understand the generalized model of a system या फिर यूँ कहें we will understand about the system and its components. See, पूरी दुनिया में आपको कोई भी चीज़ यदि दिखाई देती है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हर एक चीज़ एक सिस्टम है. ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर किसी भी एनिमल के अंदर जो एक छोटा सा रक्त कण होता है यानी कि सेल, वो भी एक सिस्टम है. उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये वो बहुत सारे उसके अंदर छोटे पार्ट्स होते हैं. आप ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल अज्यूम कीजिए. ह्यूमन बॉडी भी एक प्रकार का सिस्टम है. ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स छोटे छोटे अवेलेबल हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पूरे के पूरे बॉडी के अंदर खून को पहुंचाने का काम करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने में मदद करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को हजम करता है. आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल या फिर कॉलेज, वो भी एक प्रकार का सिस्टम है. वो छोटे छोटे सब सिस्टम्स से बना हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज इज कम्पोज्ड ऑफ फैकल्टीज यानी कि प्रोफेसर्स यानी कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ, मैनेजमेंट, ये सब अपना अपना काम करते हैं. अब इसके भी अगेन स्मॉलर डिविजन्स किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स अलग अलग ईयर में होते हैं. अलग अलग ईयर के बाद वो अलग अलग डिविजन्स में होते हैं. सो एवरी सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉलर सब सिस्टम्स एंड दीज सब सिस्टम्स आर अगेन कम्पोज्ड ऑफ मच स्मॉलर सब सिस्टम्स. तो सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि एलिमेंट्स होते हैं, ओके, दैट इंटरैक्ट टू अकम्प्लिश द गोल्स. कोई भी गोल अचीव करने के लिए कोई भी सिस्टम बनाया जाता है और उसके एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली तो बहुत काम का है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत काम का है, लेकिन आप अपनी बॉडी में से यदि डाइजेस्टिव सिस्टम को निकाल के अलग कर दो तो क्या वो यूजफुल रहेगा? नहीं रहेगा. हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आता है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है और ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है. तो इंडिविजुअली हर एक सब सिस्टम यानी कि स्मॉलर सिस्टम तो काम का है, लेकिन जब वो किसी दूसरे सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो ज़्यादा काम का रहता है. हर एक सिस्टम इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, यानी कि इनपुट को ज़रूर कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करता होगा. तो सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल. लोगों की भी ज़रूरत होती है हर एक सिस्टम में. रिसोर्सेस यानी कि सामानों की भी ज़रूरत होती है. बिना सामान के कोई भी काम नहीं हो सकता. आपके साधन जिससे आप कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ कंसेप्ट के आधार पर वो बनाया जाता है. बिना कंसेप्ट और प्रोसीजर के वो काम नहीं कर सकता. प्रोसीजर यानी कि द वे इन विच अ सिस्टम वर्क्स. इट इज़ क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. कोई भी सिस्टम कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव करने के लिए बनाया जाता है. गोल यानी कि जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो लंबे समय के लिए होते हैं, और ऑब्जेक्टिव यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं, थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि डेली का प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा क्वालिटी का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और उनका गोल क्या है कि ईयरली इतना प्रॉफिट होना चाहिए. तो डेली ऑब्जेक्टिव जब अचीव होता है तभी बड़े वाला गोल अचीव किया जा सकता है. अब ये जो वर्ड है सिस्टम, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिस्टमा. इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. ग्रीक यानी कि ग्रीस की लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका सिंपल मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमॉन्ग फंक्शनिंग यूनिट्स और कंपोनेंट्स. यानी कि किसी ना किसी फंक्शनिंग यूनिट्स के बीच में एक ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप होनी चाहिए. जैसे कि अभी आपको बताया कि जो एलिमेंट्स यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. देयर इज अ रिलेशनशिप, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. तो हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स यानी कि एलिमेंट्स जरूर होंगे. सिस्टम किसी ना किसी तरीके से काम जरूर करेगा, यानी कि उसका प्रोसीजर जरूर होगा, और साथ ही साथ कोई ना कोई एरिया होगा जिसके अंदर वो काम करेगा. तो ये एक जनरल बात दी गई है जिसको अगर डिटेल में हम डिस्कस करें तो आप ऐसा समझिए कि हर एक सिस्टम के ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं विच आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सी, हर एक सिस्टम इनपुट लेगा यानी कि डेटा को कलेक्ट करेगा. डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसे फिल्टर करना पड़ेगा. फिल्टर मतलब कि यदि फॉर एग्जांपल हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ओमिट रह गई है, यानी कि हम किसी चीज़ को एंटर करना भूल गए हैं, या फिर हमने गलत डेटा कलेक्ट कर लिया है तो उसको हमें सही करना पड़ेगा. तो डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, काम का डेटा निकालना पड़ता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है. ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंज करना पड़ता है, या फिर चेंजेस करने पड़ते हैं यानी कि मैनिपुलेट करना पड़ता है. सो दीज थ्री आर सिनोनिम्स. तो डेटा को कलेक्ट किया जाएगा यानी कि इनपुट होगा, डेटा को प्रोसेस किया जाएगा यानी कि ट्रांसफॉर्म किया जाएगा यानी कि मैनिपुलेट किया जाएगा, और डेटा को जब हम प्रोसेस कर देते हैं तो हमें काम की चीज़ मिलती है जो आपको याद होगा, दैट इज इंफॉर्मेशन. यानी कि एट द एंड इंफॉर्मेशन इज डिसेमिनेटेड टू द रिक्वायर्ड पर्सोनल्स. पर्सोनल्स यानी कि एम्प्लॉयज, जिसको ज़रूरत है उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है.
हर एक सिस्टम का अपना एक वातावरण होता है, यानी कि एनवायरनमेंट जिसमें वो काम करता है। हर एक सिस्टम की बाउंड्री होती है, यानी कि दायरा जिसमें रहकर वो काम करता है। बाउंड्री से बाहर कोई भी चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड। कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स यानी कि क्वालिटीज मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। बिना क्वालिटी के, बिना स्टैंडर्ड्स के कभी भी काम नहीं किया जाता। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखती है। अगर उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम किया जाए तो ही कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो ही कंपनी आगे बढ़ सकती है। अगर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करें तो कंपनी को बहुत लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इज फीडबैक एंड कंपैरिजन यूनिट। देखो, जब भी आप इनपुट में से आउटपुट देंगे तो फीडबैक की बहुत इंपॉर्टेंस है। फीडबैक ये बताता है कि आपका आउटपुट सही आया है या नहीं आया है, तो उसको कंपेयर करना पड़ता है। किसके साथ कंपेयर करते हैं? हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। सो एवरी आउटपुट इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड, दैट इज डन बाय द कंपैरिजन यूनिट। और लास्ट में हम फीडबैक देंगे कि हमारा जो आउटपुट आया है वो सही है या गलत है। तो पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड करेक्टिव यूनिट। जैसे कि आपने देखा, अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो करेक्टिव यूनिट उसे सही नहीं करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो करेक्टिव यूनिट उसे सही करेगा। जैसे कोई चीज़ अगर गलत बन जाती है, गलत प्रोडक्शन हो जाता है, किसी प्रोडक्ट का खराब प्रोडक्शन होता है, तो उसको सही करने की ज़रूरत है। सो करेक्टिव यूनिट विल करेक्ट इट एंड साथ ही साथ उसको कंट्रोल भी किया जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के कंट्रोल्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इंटरनल कंट्रोल ऑटोमेटिकली होता है, एक्सटर्नल कंट्रोल बाहर से करना पड़ता है, और साथ ही साथ फिल्टर भी करना पड़ता है। यानी कि जब आपके इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा तो बीच में फिल्टर मैकेनिज्म यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि क्वालिटी कंट्रोल का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये सभी कंपोनेंट्स किसी भी सिस्टम के, ये सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सभी सिस्टम के कंपोनेंट्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम इन दो फिगर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, पहला एक ये फिगर है। ये फिगर सिंपली क्या बताता है? देखिए, आपका इनपुट प्रोसेस किया जाता है, लेकिन इनपुट जब प्रोसेस किया जाता है यानी कि डेटा को एक्वायर करके जब प्रोसेस किया जाता है, बीच में हमें फिल्टर करना पड़ता है। फिल्टर यानी कि जो काम की चीज़ नहीं है उसको हम निकाल देते हैं, और फाइनली जब हमारा डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो हमें काम की चीज़ मिलेगी, यानी कि इन्फॉर्मेशन, दैट इज आवर आउटपुट। फीडबैक की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको बताया था। फीडबैक से हम अपने इनपुट या फिर प्रोसेस को सही कर सकते हैं यदि उसमें कोई भी गड़बड़ी हो। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे यहाँ पर ऑरेंज कलर की एक बॉर्डर दी गई है। ये बताता है कि हमारे सिस्टम का एक एनवायरनमेंट है जिसमें रहकर सिस्टम काम करता है, और बाहर यदि आप देखेंगे तो ये है आपके सिस्टम की बाउंड्री। सिस्टम की बाउंड्री ये डिफाइन करती है कि आपके सिस्टम की हद कितनी है, कितना उसका स्कोप है, कहाँ तक उसकी लिमिट्स है। तो बाउंड्री इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक सिंपल डायग्राम बताता है कि आपके सिस्टम के ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद आगे एक और डायग्राम आएगा जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी सिस्टम अज्यूम करें तो वो सिस्टम किस तरह से फीडबैक देता है, कैसे हमारे डेटा को कंपेयर करता है यानी कि आउटपुट को कंपेयर करता है, कैसे उसे ठीक करता है, और साथ ही साथ उसे कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं ये सभी कंपोनेंट्स के बारे में। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट यानी कि कलेक्शन। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको देखते ही तुरंत समझ में आ जाएगी। व्हाट इज इनपुट? इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ कैप्चरिंग एंड गैदरिंग द रॉ डेटा। याद कीजिए, सबसे पहली डेफिनेशन यही थी। व्हाट इज डेटा? डेटा आर रॉ फैक्ट जिनको हम गैदर यानी कि कैप्चर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी पे चेक प्रोड्यूस किया जाता है, पे चेक यानी कि एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए जो उन्हें चेक दिया जाता है या फिर जो उन्हें स्लिप दी जाती है, उसमें नंबर ऑफ आवर्स वर्कड वो एम्प्लॉय का इनपुट किया जाता है कि एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया है, उसे कलेक्ट किया जाता है और बाद में पे चेक को कैलकुलेट या फिर प्रिंट किया जाता है। आपको यदि पता ही नहीं है कि एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया है तो क्या आप पे चेक प्रोड्यूस कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। सो हमें डेटा को पहले कैप्चर करना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आप सभी स्टूडेंट्स के ग्रेड निकालने हो यानी कि स्टूडेंट के ग्रेड्स कैलकुलेट करने हो तो हमारे पास हर एक सब्जेक्ट की टोटल समरी यानी कि टोटल मार्क्स होने चाहिए, हर एक सेमेस्टर के मार्क्स चाहिए, तभी हम फाइनली स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल सकेंगे। तो यानी कि इनपुट में क्या होगा? हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स, तभी हम टोटल कैलकुलेट कर सकेंगे। सो हम डेटा को कैप्चर यानी कि गैदर करते हैं। अब एक सीधी सी बात दी गई है कि इनपुट को अलग अलग फॉर्म्स और अलग अलग डिवाइसेस में से लिया जा सकता है। जैसे इमरजेंसी टेलीफोनिक सिस्टम के अंदर जो इनकमिंग कॉल होता है वो भी एक प्रकार का इनपुट है। जैसे कि आपको पता है इंडिया में 108 नंबर जो है वो इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का इनपुट है। फायर ब्रिगेड के लिए भी एक स्पेशल नंबर अवेलेबल है। पुलिस को कॉल करने के लिए 100 इस्तेमाल किया जाता है। मार्केटिंग सिस्टम के अंदर इनपुट क्या हो सकता है? कस्टमर सर्वे रिस्पॉन्सेज। जब कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है, तो कस्टमर से सर्वे कलेक्ट किया जाता है जिसमें यह पता चलता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट कैसा लगा। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट है। इनपुट मैन्युअली भी लिया जा सकता है और उसे ऑटोमेटेड भी किया जा सकता है। जैसे डेली अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज कलेक्टेड मैन्युअली।
अब सबने देखा होगा जब भी आप सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेनी होती है तो उसे अटेंडेंस शीट में हमें मार्क करना पड़ता है, या फिर यदि अगर पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो भी हमारे पास, सपोज ऐसा अटेंडेंस लेने का सिस्टम है जिसमें हम टैबलेट या फिर फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस का इस्तेमाल करके अटेंडेंस ले सकते हैं, तो भी हमें इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट को देखना पड़ता है कि कौन सा स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है। चेक बॉक्स के ऊपर वो ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है मैन्युअल डेटा एंट्री, यानी कि मैन्युअली हर एक स्टूडेंट की अटेंडेंस लेनी पड़ती है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑटोमेटेड डेटा एंट्री के बारे में। ये एग्जाम्पल क्या बताता है, आप अज्यूम कीजिए जब आप किसी भी डी मार्ट या बड़ी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा हुआ रहता है। जब आप सभी प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने के बाद अपना बिल बनवाने के लिए काउंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर वो व्यक्ति बारकोड स्कैनर से उस प्रोडक्ट को स्कैन करता है। जैसे ही उसके ऊपर लेजर लाइट पड़ती है तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड कैश रजिस्टर में से उसकी एंट्री आ जाती है और सभी डिटेल्स आ जाती हैं। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ था, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, सभी डिटेल्स उस बारकोड के अंदर स्टोर्ड रहती हैं। तो ये एक प्रकार का ऑटोमेटेड इनपुट प्रोसेस है। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट यानी कि डेटा कलेक्शन, सेकंड इज प्रोसेसिंग यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मैनिपुलेशन। जब आपने डेटा को इनपुट कर लिया, चाहे मैन्युअली चाहे ऑटोमेटिकली, आपको उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ एडिशंस भी करने पड़ सकते हैं, कुछ सब्सट्रैक्शंस यानी कि कुछ रिमूव भी करना पड़ सकता है, और उसको चेंज भी करना पड़ता है यानी कि ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। इसमें आप ये भी याद रखिए कि कई बार आपको डेटा को फ्यूचर पर्पस के लिए भी स्टोर करके रखना पड़ता है। सो इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू यूजफुल आउटपुट। आपको काम का आउटपुट मिले इसलिए आप उसे कन्वर्ट या फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट कैन इन्वॉल्व मेकिंग कैलकुलेशंस, आप कोई ना कोई कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा कि स्टूडेंट के हर एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं उसका टोटल करना होता है और बाद में स्टूडेंट के परसेंटेज और उसका ग्रेड कैलकुलेट होता है। मेकिंग कंपैरिजन, हम किसी डेटा को कंपेयर भी कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव एक्शन लेना हो, फॉर एग्जांपल ये कार्य नहीं करके कोई दूसरा कार्य लेना हो। और साथ ही साथ सर ने अभी आपको बताया कि डेटा को फ्यूचर यूज के लिए भी स्टोर करके रखना, ये भी आपके प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है। आप इसको अलग से लिख सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के साथ साथ ही हम काम के डेटा को स्टोर भी करते जाएंगे। जैसे आपका डेटा एंट्री मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली किया जाता है, सिमिलरली प्रोसेसिंग भी मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था, इनपुट कैन बी मैन्युअली और ऑटोमेटिक, सिमिलरली प्रोसेसिंग कैन बी डन मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिक। तो पेरोल एप्लीकेशन के अंदर, पेरोल यानी कि जहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट की जाती है, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड फॉर एम्प्लॉय मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू नेट पे। तो कितने घंटे एम्प्लॉय ने काम किया उसके हिसाब से हमें एक नेट पे मिलती है। बाद में सिस्टम क्या करता है, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड वो मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, एम्प्लॉय के आवरली पे रेट के साथ। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने हफ्ते में 40 घंटे काम किया, ओके, और पर आवर की उसकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़, तो 40 इंटू 300 करेगा तो एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलेगा, दैट इज द ग्रॉस पे। अगर एम्प्लॉय 40 आवर्स से ज़्यादा काम करता है, 40 आवर्स से ज़्यादा काम करता है, तो हम उसका ओवर टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ओवर टाइम के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा सैलरी भी दे सकते हैं। और फाइनली डिडक्शंस यानी कि जो सब्ट्रैक्शंस करने होते हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, TA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है ग्रोस पे में से, ताकि फाइनली हमें एक नेट पे मिल सके। सो सिंपली ये प्रोसेसिंग का काम किया जाता है किसी भी सिस्टम के अंदर, ओके। नेक्स्ट इज आउटपुट यानी कि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन यानी कि किसी को इंफॉर्मेशन देना। सो आउटपुट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स, या तो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में या तो रिपोर्ट्स के फॉर्म में। जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो बहुत काम का होता है। आगे जाकर हम देखेंगे जो हमारा MIS है, MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो बहुत प्रकार की रिपोर्ट्स जनरेट करता है। अभी सिर्फ आप नाम सुन लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड रिपोर्ट, ओके, शेड्यूल के हिसाब से निकलती है। की इंडिकेटर रिपोर्ट, किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए। डिमांड रिपोर्ट, अगर किसी मैनेजर को किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट की ज़रूरत है तो डिमांड रिपोर्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आगे जाकर देखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पेरोल सिस्टम, जो अभी हमने देखा था, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए वो एक प्रकार का TPS है। TPS यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। उसमें एम्प्लॉय की पे स्लिप जनरेट की जाती है। पे स्लिप यानी कि जो एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है उसकी स्लिप। आउटपुट भी मैन्युअली हो सकता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हैंड रिटन रिपोर्ट्स, या फिर ऑटोमेटिकली किया जा सकता है बाय हैविंग द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे इनपुट मैन्युअली या ऑटोमेटिक हो सकता है, सिमिलरली आपकी प्रोसेसिंग भी मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली हो सकती है। और आपने जैसा अभी देखा, आपका आउटपुट भी मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली निकल सकता है। सो मैनुअल आउटपुट इज बाय गिविंग हैंड रिटन रिपोर्ट्स एंड ऑटोमेटिक आउटपुट इज बाय गिविंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स।
सो फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम प्रिंटर्स एंड डिस्प्ले सिस्टम्स आर आउटपुट डिवाइसेस, उससे हमारी ऑटोमेटिकली प्रिंटेड रिपोर्ट निकल जाती है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटपुट फ्रॉम वन सिस्टम कैन बिकम एन इनपुट फॉर अनदर सिस्टम। एक सिस्टम का आउटपुट दूसरे सिस्टम का इनपुट बन सकता है, दूसरे सिस्टम का आउटपुट तीसरे सिस्टम का इनपुट बन सकता है, तीसरे सिस्टम का आउटपुट चौथे सिस्टम का इनपुट बन सकता है। ये प्रोसेस चेन टू चेन चलती जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए, जब रॉ मटेरियल आता है तो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है साथ ही साथ उसकी क्वालिटी चेक होती है, फिर प्रोडक्ट बनता है, फिर क्वालिटी चेक होती है, फिर उसकी मार्केटिंग होती है, फिर उसकी सेल होती है। ये चेन चलती जाती है। तो ये क्या बताता है कि एक सिस्टम का आउटपुट दूसरे सिस्टम का इनपुट बन सकता है और एक से ज़्यादा सिस्टम का भी इनपुट बन सकता है। आगे जाकर जो हम देखेंगे कि सिस्टम किस तरह से कंपोज्ड है, यानी कि सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट फ्रॉम अ सिस्टम दैट प्रोसेसेस द सेल्स ऑर्डर्स कैन बी यूज्ड एज इनपुट टू अ कस्टमर बिलिंग सिस्टम। सपोज कहीं पर सेल्स ऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं, सेल्स ऑर्डर यानी कि कितनी सेल हुई, ओके, वो किसका इनपुट होगा? वो इनपुट होगा कस्टमर बिलिंग सिस्टम का। क्योंकि सीधी बात है, देखिए, जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है तभी तो कस्टमर का बिल बनता है ना। प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा है तो क्या कस्टमर का बिल बनेगा? नहीं बनेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ और कस्टमर का बिल बन गया, नो। सो इसका आउटपुट, सेल्स ऑर्डर्स का आउटपुट कस्टमर बिलिंग सिस्टम का इनपुट होता है, ओके। अ सिस्टम में हैव अ सिंगल इनपुट, सिंगल आउटपुट, या फिर सेवरल इनपुट और सेवरल आउटपुट, ये चीजें हो सकती हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस या फिर सिस्टम्स के अंदर भी मल्टीपल इनपुट और आउटपुट हो सकते हैं। जनरली मल्टीपल इनपुट आउटपुट ही होते हैं, सिंगल इनपुट आउटपुट जनरली नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम हैज सेवरल इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि उनको सेल बढ़ानी होती है, प्रॉफिट करना होता है, उनको सर्विस इंक्रीज करनी होती है और उनको अपनी ग्रोथ भी इंक्रीज करनी आती है। द चॉइस ऑफ इनपुट्स एंड प्रोसेसिंग मेथोडोलॉजी इज गवर्न्ड बाय द ऑब्जेक्टिव्स सेट फॉर द सिस्टम। पहले सिस्टम के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, बाद में इनपुट और प्रोसेसिंग डिसाइड किया जाता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया है कि मुझे क्या करना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को कैसे सर्विस या फिर कैसा प्रोडक्ट देगी, यदि आपने ऐसा ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया है तो आप इनपुट या प्रोसेसिंग की चॉइस नहीं कर पाएंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, ओनली देन इनपुट एंड प्रोसेसिंग मेथोडोलॉजी इज गवर्न्ड, ओके। अगर इस अरेंजमेंट में आपने कुछ भी चेंज किया, जैसे कि आपने ऑब्जेक्टिव्स सेट नहीं किए और आपने इनपुट और प्रोसेसिंग मेथोडोलॉजी डिफाइन कर दी, या फिर आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए और आपने इनपुट और प्रोसेसिंग मेथोडोलॉजी डिफाइन नहीं की, तो भी दिक्कत आ जाएगी। सो इस अरेंजमेंट में यदि कुछ भी चेंज किया जाता है, इट विल लीड टू अ वेस्टफुल कलेक्शन ऑफ इनपुट्स, और प्रोसेसिंग भी उसकी खराब हो जाएगी और आप डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल अज्यूम कीजिए, अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है जो कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए बनाया गया है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा, कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग यानी कि जैसे डीमार्ट में आप जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके कमर्शियल डेटा को उस समय प्रोसेस किया जाता है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बिका। तो आप समझ सकते हैं कि उस काउंटर पर जहां पर आपका बिल बन रहा है, वहां पर कौन कौन से डिवाइसेस की जरूरत है। वहां पर डेटा एंट्री डिवाइसेस की जरूरत है इनपुट लेने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू की जरूरत है, डेटा को स्टोर करने के लिए डिस्क या फिर मेमोरी की जरूरत है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स यानी कि जो उनको यूज करें, और जो आपका बिल बनता है उसके लिए प्रिंटर की जरूरत है। तो ये कार्य करने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है, ओके। दूसरा एक एग्जांपल दिया गया है जो आपको यही चीज और अच्छे से समझाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक सिस्टम डिजाइन किया है जो कैड और कैम का काम करता है। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैड एंड कैम? कैड यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइनिंग या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, और कैम यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, इन सभी सॉफ्टवेयर से हम अच्छे डिजाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, पैम्फलेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। इंजीनियरिंग के लिए कैम सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, गेमिंग के लिए आप माया का इस्तेमाल करते हैं, यूनिटी 3D का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। इनके लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? इनके लिए आपको ग्राफिक प्रोसेसर की ज़रूरत है, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस की ज़रूरत है जो उस डिज़ाइन या फिर उस स्पेसिफिक मॉडल को प्रिपेयर करने में हेल्प करे। जैसे यूनिटी के अंदर C# लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, ओके। स्पेसिफिक डिज़ाइन एप्लीकेशंस की ज़रूरत है और प्लॉटर्स की ज़रूरत है। प्लॉटर यानी कि बड़े साइज़ के प्रिंटर्स जो बैनर को प्रिंट करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो जैसा काम होता है, जैसे कि कैड और कैम का काम है, उस हिसाब से वैसे कंपोनेंट्स यानी कि डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, ओके। सो दिस इज अबाउट आउटपुट। तो हमने देखा अबाउट इनपुट, ठीक है। इनपुट यानी कि डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मैनिपुलेशन, आपके डेटा को चेंज करना, एंड फाइनली आउटपुट देना। अब जो ऊपर हमने एक डायग्राम देखा था, ये हमारे सिस्टम को ब्रीफ में यानी कि शॉर्ट में समझाता है।
यदि सिस्टम को हमें डिटेल में समझना हो तो आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। ये डायग्राम भी आपको साथ में ड्रॉ करना है फर्स्ट डायग्राम के साथ। इसमें क्या बताया गया है आप देखिए, ये बहुत सिंपल है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अज्यूम कीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर एग्जांपल पार्ले जी एक स्पेसिफिक बिस्किट के पैकेट के अंदर 10 बिस्किट्स रखती है, ओके 10 बिस्किट्स एक पैकेट के अंदर, और हर एक पैकेट का वेट है फॉर एग्जांपल 40 ग्राम्स। हर एक बिस्किट बिल्कुल प्रॉपर कलर का होना चाहिए, प्रॉपर उसका टेस्ट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मीठा ना बहुत ज़्यादा फीका। साथ ही साथ उसका कलर मेंटेन करना पड़ता है, कच्चा नहीं रहना चाहिए, कच्चा रहेगा तो वो वाइट होगा। बहुत ज़्यादा अगर उसे पका दिया यानी कि प्रोसेसिंग में अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वो जल जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो उसका एक ब्राउनिश कलर मेंटेन किया जाता है। उसका साइज फिक्स होता है। तो आपने देखा होगा कंपनी स्टैंडर्ड मेंटेन रखती है, यानी कि अगर 40 ग्राम्स का पैकेट है तो 39 ग्राम से लेकर 41 ग्राम्स तक का पैकेट अलाउड है। यदि फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट का पैकेट 35 ग्राम्स का बनता है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, या फिर कोई पैकेट फॉर एग्जांपल 45 ग्राम्स का बनता है, तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव फीडबैक जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यही एग्जांपल हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए इनपुट क्या होगा, सभी रॉ मटेरियल, आटा यानी कि फ्लावर, मैदा, शुगर, वाटर, बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, कलर की जरूरत पड़ती है अगर उनको, तो वो सभी इनपुट किया जाएगा। हर एक इनपुट अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाला जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि हीटिंग, बेकिंग, जो भी उसकी प्रोसेस होती है वो सभी किया जाएगा और आउटपुट मिलेगा। नाउ व्हाट इज सेंसर, ये आपको याद रखना है। सेंसर वो डिवाइस है जो हमारे आउटपुट को कलेक्ट करता है। ओके, आउटपुट को कलेक्ट करने के लिए सेंसर यानी कि डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि आपको बताया गया, कंपनी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखती है। जैसे कि अभी आपको बताया कि पैकेट का वेट जो है वो 40 ग्राम्स रहना चाहिए, हर एक बिस्किट का कलर जो है वो प्रॉपर ब्राउनिश रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइट या फिर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, तो वो बिस्किट जो है अच्छे क्वालिटी के नहीं माने जाते हैं। तो स्टैंडर्ड के साथ हमारा जो रीसेंट आउटपुट यानी कि अभी जो आउटपुट मिलता है वो कंपैरिजन यूनिट की मदद से कंपेयर किया जाता है। ओके, नाउ कंपैरिजन यूनिट जब ऐसे हमारे रीसेंट आउटपुट को और स्टैंडर्ड के आउटपुट को कंपेयर करता है और उसे ऐसा पता चलता है कि हमारा आउटपुट सही नहीं आया है, तो वो क्या करेगा, फीडबैक चैनल्स की मदद से यानी कि फीडबैक देकर हमारे सिस्टम को सही करेगा। क्या सही करेगा, अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो हमें इनपुट या प्रोसेस को सही करने की ज़रूरत है, यानी कि करेक्टिव यूनिट हमारे इनपुट या प्रोसेस को सही करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो हमें करेक्टिव यूनिट से अपने इनपुट और प्रोसेस को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। So feedback is very important for the managers so that they can come to know whether the system is functioning properly or not. तो आप इस एग्जाम्पल को याद रखिए और आगे जाकर हम ये सेंसर्स, कंपैरिजन यूनिट, स्टैंडर्ड, फीडबैक, करेक्टिव यूनिट और साथ ही साथ कंट्रोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Let us discuss about system environment. What is system environment? Environment यानी कि जिस एरिया में सिस्टम काम करता है, it is the area under which the system functions. सिस्टम कहाँ पर काम करता है उसे उसका एनवायरनमेंट कहते हैं। ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ सिस्टम। आप अभी जिस एरिया में बैठे हैं, जैसे कि आपका वो रूम हो सकता है, वो आपका ऑफिस हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, तो वो एक एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट किसी भी सिस्टम को इन्फ्लुएंस बहुत करता है। इन्फ्लुएंस यानी कि काम कैसा करेगा वो पूरा का पूरा वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। सोचो कि अभी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपके यहाँ पर बहुत नॉइस है। एक होता है साउंड, एक होती है नॉइस। साउंड यानी कि आपको मेरी आवाज़ अभी अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन नॉइस यानी कि आपके आजू बाजू कोई ठक ठक की आवाज़ कर रहा है, कोई कंटिन्यूसली बोल रहा है, दैट इज़ अ नॉइस। तो ऐसा अगर होगा आपका वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो एनवायरनमेंट बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस यानी कि इफेक्ट करता है सिस्टम के डिज़ाइन और परफॉर्मेंस से, और हर एक सिस्टम किसी ना किसी वातावरण में ही काम करता है। वातावरण खुशबूदार भी हो सकता है, गुमनुमा भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि आप जिस वातावरण में बैठे हैं वहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है, तो आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पे कंटिन्यूसली स्मेल आ रही है, आपको वहाँ पर काम करने में मज़ा नहीं आएगा, तो वो भी एनवायरनमेंट है। हिंदी में इसे कहते हैं वृत्ति, गुजराती में कहेंगे वृत्ति। जैसे तन की वृत्ति होती है ऐसे ही मन की भी वृत्ति होती है। ऐसे कहते हैं, हिंदी में कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। आपने सुना हुआ है ना, जैसा संग वैसा रंग। आप जैसी कंपनी में रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, वैसा आपके ऊपर इफेक्ट आता है। आपने ऐसा जरूर सुना होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन अफ्रीका में बॉर्न होता है, पेरेंट्स सपोज अफ्रीका में है और वो वहाँ पर बॉर्न होता है, और बाई चांस वो बच्चा वहाँ पर खो गया, ठीक है, बच्चा खो गया किसी न किसी कारण से, वो मिला ही नहीं,
अब वो वहाँ पर रहेगा, वहाँ पर पलेगा, वहाँ पर बड़ा होगा, तो वो कौन सी भाषा और कैसा खाना पीना सीखेगा वहाँ के लोगों का? उसको भाषा भी वही की आएगी और वो आगे जाकर निग्रो कहलाएगा, वो ब्लैक भी हो जाएगा। भले ही वो थोड़ा सा गोरा होगा लेकिन वो ब्लैक भी हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट करता है, ना चाहते हुए भी इफेक्ट करता है। तो हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अवॉइड बैड कंपनी, अपनी कंपनी को बहुत ध्यान रखें, अपना एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखें। तो एक सिंपल सी चीज़ ये एग्जांपल के तौर पर बतानी थी, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से सिस्टम का डिज़ाइन, चाहे वो हम हैं, चाहे वो मशीन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिज़ाइन और उसके परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इट अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ इनपुट्स। आप क्या सुनते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या देखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, जैसी चीज़ आप देखेंगे, जैसी चीज़ आप सुनेंगे, आपके दिमाग में वही घूमेगा। आपने नोट किया होगा। आप फॉर एग्जाम्पल मंदिर से होकर आइए, मंदिर से जब आप घर होकर आते हैं तो आपको बहुत शांति का वातावरण लगता है। मंदिर से निकलते ही आपके मन में भजन या वहाँ का संगीत या फिर परमात्मा की मूर्ति आपकी आंखों के सामने आती होगी। लेकिन जब आप मूवी हॉल से बाहर निकल के आते हैं तो आपके दिमाग में सॉन्ग चल रहा होता है। यस और नो? सो एनवायरनमेंट का इफेक्ट बहुत होता है, सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। सो इट अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ इनपुट कैसा है, मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, कार्य कैसा हो रहा है, एंड द नेचर एंड द कंटेंट ऑफ आउटपुट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टम बाउंड्री या फिर सिस्टम स्कोप। स्कोप वर्ड ऐसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। स्कोप डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ अ सिस्टम। हर एक सिस्टम की लिमिट होती है। आपका एनवायरनमेंट है आपका रूम, लेकिन आपका स्कोप है आपकी चेयर या फिर आपकी जगह जहाँ पर आप बैठे हैं। बात समझ में आती है? एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द का होता है, लेकिन आपका स्कोप होता है जितनी जगह आपने घेर रखी है, और वो चीज़ आपको दूसरे से अलग करती है। इट डिफाइंस द लिमिट ऑफ द सिस्टम एंड डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट एंड अदर सिस्टम्स। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से यदि अलग बताना हो तो हमें बाउंड्री बनानी पड़ती है। जैसे आपके घर की बाउंड्री है, आपके रूम की भी बाउंड्री है, दीवार है, तो वो दूसरे रूम से आपके रूम को अलग करती है। सो इट डिफाइंस द सिस्टम्स स्कोप। व्हेन द सिस्टम इज डिजाइन, जब सिस्टम बनाया जाता है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इट ऑटोमेटिकली सेट्स द बाउंड्रीज फॉर इटसेल्फ। जब लाइफ में कोई गोल या फिर ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है ना, तो बाउंड्री ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। जैसे अगर आप सबका गोल होगा कि मुझे लाइफ में बहुत अच्छा आईटी डेवलपर बनना है, तो आपके इर्द गिर्द की पूरी बाउंड्री ना आईटी के लोगों से ही भरी हुई होगी। आपको उनका ही संग करना पसंद आएगा, उनके साथ ही बैठकर बातें करोगे, उनके साथ बैठकर ही आप आईटी के रिलेटेड डिस्कशंस करोगे। आपके हाथ में भी टेक्नोलॉजीज होंगी, मोबाइल फोन्स रहेंगे, लैपटॉप्स रहेंगे, आईटी कंपनीज में आपका आना जाना रहेगा, तो बाउंड्री ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि एक लड़की थी, उसको सीए में एक गोल बनाना था कि मुझे सीए में टॉप करना है। तो उसने सीए में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद उसने बोला कि मैं कैसे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स क्लियर करूंगी और फर्स्ट आऊंगी, मतलब कि इंडिया में टॉप में मेरा रैंक आना चाहिए। उसने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया और अलग से जाकर रही, और अलग से जाकर रूम में रही। तो उसने वहाँ पर कंटिन्यूसली इतनी मेहनत की, यू वॉन्ट बिलीव, उसको जो खाना मिलता था ना, वो भी जैसे दरवाजे के नीचे छोटा सा गैप था, वहाँ से थाली अंदर डाल देते थे और वो वहाँ पर बैठ के खाना खाती थी। बाकी 24 घंटे वो पढ़ाई करती थी, और उसने टॉप किया सीए में। जब मनुष्य बाउंड्री सेट करता है, अपना एनवायरनमेंट और बाउंड्री दोनों चीज़ें सेट करता है, तभी वो अपने गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है। आप अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव बनाओ कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, और आप अपनी बाउंड्री सेट ना करो, आप अपनी लिमिट सेट ना करो। जैसे बोलते हैं ना, हद के पार चले गए, हद के जैसे ही पार चले जाते हैं तो फिर नुकसान ही नुकसान होता है। जैसे बोलते हैं समुद्र देवता अपनी हद में चल रहे हैं, तो वो उनका स्कोप है। अगर 1 भी किलोमीटर अगर आगे बढ़ गए ना वो, तो गए काम से। पृथ्वी अपनी हद में घूम रही है, एक स्कोप में घूम रही है। जितने किलोमीटर्स वो सन से दूर है, उतनी ही दूरी से वो घूम रही है। थोड़ी भी पास में जाएगी तो सत्यानाशी हो जाएगी पृथ्वी की। तो हर एक सिस्टम का एक स्कोप होता है, एक बाउंड्री होती है। जनरली आजकल ऑर्गेनाइजेशंस का स्कोप या फिर बाउंड्री नहीं रह गई है, क्योंकि कंपनीज एमएनसीज हो गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। हर एक कंपनी एक दूसरे के साथ टाई अप करती है, दूसरे कंट्रीज में प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट्स इंक्रीज करना चाहते हैं। आप सबको मालूम होगा ये चीज़ें ठीक हैं, पर फिर भी एक लिमिट में रहकर, एक दायरे में रहकर। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। बाउंड्रीज का समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बाउंड्रीज के बारे में नहीं पता होगा
तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि सिस्टम के कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं और उसका अरेंजमेंट कैसा है। व्हाई इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम्स बाउंड्री, टू ब्रिंग द क्लैरिटी इन एक्सप्लेनिंग द सिस्टम, ताकि आप सिस्टम को समझ सको क्लियरली, क्लैरिटी यानी कि क्लियरली समझ सको और उसका अरेंजमेंट भी समझ सको। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम किस तरह से अरेंज किया जाता है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट भी होता है, सीरियल अरेंजमेंट भी होता है, वो अरेंजमेंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास चीज दी गई है, एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल। अगर कोई एडिशनल ऑब्जेक्टिव हम बीच में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने स्कोप डिफाइन कर दिया और स्कोप के बाहर का हम कुछ एडिशनल ऑब्जेक्टिव बीच में डालने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे बॉडी की सिस्टम क्या कहती है, अच्छा खाना खाओ, ठीक है, और आपने सपोज खा लिए पत्थर या फिर घास खा ली, तो क्या वो बॉडी एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। सिंपल सी चीज है। तो अगर आप कोई एडिशनल ऑब्जेक्टिव सेट करने की कोशिश करते हैं, मैंने अभी आपको ये सिंपल सा एग्जांपल बताया, अभी रियल एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल, अगर मैं एक्स्ट्रा एडिशनल ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूं, इट मे नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस इट, जरूरी नहीं है कि मैं उसे इंट्रोड्यूस कर सकूं। क्यों? एज द न्यू ऑब्जेक्टिव मे फॉल आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम या फिर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द सिस्टम। वो स्कोप के बाहर का भी कोई एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे मैं चाहता हूं SYBCA के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और हर एक स्टूडेंट को एक्सेलेंस इन नॉलेज हो, यानी कि हर एक स्टूडेंट पास हो जाए और हर एक स्टूडेंट के 90% मार्क्स आए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ेंगे जरूर, पास जरूर हो जाएंगे, पर मैं कितना भी चाहूं तो भी जिसको केटी लेके आनी है वो केटी लेके ही आएगा। आदत पड़ी हुई है ना केटी लाने की, आदत पड़ी हुई है फेल होने की, आदत पड़ी हुई है रिपीट करने की, चीज़ों को रिपीट करने की। पता है कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, हमारा ना कॉलेज से और फैकल्टी से इतना प्यार है कि हम 3 साल में छोड़कर नहीं जाना चाहते, इसलिए हम 4-5 साल लगा देते हैं। ऐसे भी कहते हैं भाई BCA 4 साल में पूरा हो जाएगा। अरे भाई इतनी सिंपल सी चीज़ें अगर तुमको समझ में नहीं आती हैं और तुम इतना नहीं कर सकते हो तो बहुत गलत बात है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, एक ये दिया हुआ है। अगर मैं कोई सिस्टम डिज़ाइन करता हूँ जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति लिटरेट हो जाए। लिटरेट समझते हो? पढ़ा लिखा। एक होती है इलिटरेसी, अनपढ़, एक होती है लिटरेसी यानी कि हर कोई पढ़ा लिखा हो जाए अमॉन्गस्ट अ लार्ज पॉपुलेशन। सपोज मैं चाहता हूँ बड़ी में बड़ी पॉपुलेशन में लिटरेसी आ जाए। ये वाला ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकेगा? वी कैन नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेलेंस इन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सबको मेरी भाषा समझ में आए, सबको हर एक चीज़ समझ में आए और हर एक व्यक्ति नॉलेज में एक्सेलेंस हो जाए। हाँ, लिटरेट जरूर हो जाएगा। लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा, ABCD, बात करना, लिखना, पढ़ना, ये चीज़ें आ जाएंगी, बट 100% लिटरेसी नहीं आएगी। दूसरा एक एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया है कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए। कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग यानी कि जैसे किसी डीमार्ट शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो आपके जो डेटा को प्रोसेस किया जाता है ऑन द स्पॉट, उसे कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। आपने प्रोडक्ट लिया और आपका बिल बन गया। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकता? इट कैनॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। आप खुद बताओ, डीमार्ट में जब आप प्रोडक्ट लेने जाते हो और वहाँ पर काउंटर पर आप खड़े हो, वहाँ पर किसी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम है? वहाँ पर फोटोशॉप यूज होगा, वहाँ पर ऑटोकैड यूज होगा, वहाँ पर माया यूज होगा, वहाँ पर कार मैन्युफैक्चर हो रही है? नो। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम के एलिमेंट्स और बाउंड्रीज उसको वो काम करने की परमिशन नहीं देते। तो सिस्टम की बाउंड्री और सिस्टम का एनवायरनमेंट लगभग एक जैसी चीजें हैं, लेकिन ये स्कोप सिस्टम को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से सेपरेट करता है और सिस्टम का एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण ये बताता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आप सभी को याद होगा, पहले से जो स्पेसिफिक आउटपुट के लिए सेट करके रखा जाता है उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। Standard is the level of quality that every organization has set for specific output. याद करो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, एक पैकेट के अंदर 10 बिस्किट्स ही होने चाहिए। हर एक बिस्किट बिल्कुल प्रॉपर कलर का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा वाइट होना चाहिए, कच्चा लगेगा, ना बहुत ज़्यादा ब्राउन होना चाहिए तो फिर बहुत ज़्यादा जल जाएगा। ठीक है, उनका टेस्ट, उसका टेक्सचर, कलर, सब चीज़ें मेंटेन करके रखी जाती हैं। तो स्पेसिफिक आउटपुट के लिए जो लेवल ऑफ क्वालिटी पहले से सेट करके रखा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कोई भी एग्जांपल ले लो, कि स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं ताकि लेवल ऑफ क्वालिटी स्पेसिफिक आउटपुट के हिसाब से रहे। जब सेंसर आउटपुट को कलेक्ट करता है
उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। आपको पहले ही बताया था, सेंसर इज द डिवाइस विच कलेक्ट्स द आउटपुट and it is always compared with the standard one. Any change in the output that is above or below the predefined standards, कोई भी आउटपुट में चेंज अगर होता है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, प्रीडिफाइंड यानी कि जो पहले से सेट किया गया है, इट विल लीड टू द करेक्शंस इन इनपुट और प्रोसेसिंग। या तो इनपुट को ठीक करना पड़ेगा या तो प्रोसेसिंग को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, A biscuit manufacturing company having 10 pieces of biscuit in a packet is a standard. कोई भी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 10 पैकेट का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखती है। आप कलर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप टेस्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। If it packs 9 or 11 biscuits, the processing needs to be changed. Very simple to understand. अगर उसमें 10 के बदले 9 या 11 बिस्किट्स पैक किए हैं तो प्रोसेसिंग में चेंज करना पड़ेगा। इनपुट तो सही होगा, सीधी बात है, लेकिन प्रोसेसिंग में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फीडबैक एंड कंपैरिजन यूनिट। आप सबको बताया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो हमारे सेंसर के आउटपुट के साथ कंपेयर करता है, और कोई भी चीज़ में अगर गड़बड़ होती है, कमी या ज्यादती होती है, तो हम फीडबैक देकर अपने सिस्टम को ठीक करते हैं। लेकिन फीडबैक कब मिलता है? जब कंपैरिजन यूनिट स्टैंडर्ड और सेंसर के द्वारा कलेक्ट किए गए आउटपुट को कंपेयर करता है। बात समझ में आती है? कंपैरिजन यूनिट क्या करता है? स्टैंडर्ड्स और फिक्स आउटपुट जो सेंसर कलेक्ट करता है उनको कंपेयर करता है। सो फीडबैक इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन एक्चुअल आउटपुट विच इज कलेक्टेड बाय द सेंसर विद द डिजायर्ड आउटपुट विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। ये क्यों किया जाता है? ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। सिस्टम की परफॉर्मेंस जब भी डाउन होती है, डी ग्रेड होती है, जिसको बोलते हैं डी ग्रेड यानी कि कम हो जाना, उसको ठीक करने के लिए हमें फिर से सिस्टम को कंपेयर करना पड़ता है, फीडबैक देना पड़ता है। Also, feedback is the output that is used to make changes to input और processing activities। या तो input को ठीक करना पड़ता है या तो processing को ठीक करना पड़ता है। The mechanism which provides a signal to the system about the quality of performances, whether favorable or unfavorable, it is called as a feedback mechanism। दोनों हो सकते हैं। Situation यानी कि performance favorable भी हो सकती है, unfavorable भी हो सकती है। favorable यानी कि supporting अच्छी, और unfavorable यानी कि खराब। बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं होनी चाहिए, ये भी सीधी बात है। आपको पता चलता है ना कि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी बना रही है, इतनी अच्छी क्वालिटी बना रही है कि उसमें उनको लॉस जा रहा है। आपको पता है क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होनी चाहिए, मीडियम मात्रा में मेंटेन करके रखते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ मेजर्ड आउटपुट विद द स्टैंडर्ड वन इज डन बाय अ यूनिट विच इज कॉल्ड एज अ कंपैरिजन यूनिट, एंड फीडबैक कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों फीडबैक के बारे में डिस्कस करते हैं। फीडबैक यदि पॉजिटिव होता है, द मेजर्स ऑफ आउटपुट इज फेवरेबल, मतलब हमारा आउटपुट फेवरेबल आ रहा है, अच्छा आ रहा है, व्हेन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वन। समझ में आती है ना बात? फीडबैक यानी कि आउटपुट पॉजिटिव है क्योंकि हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो कंट्रोल क्या करेगा? कंट्रोल विल कीप द सिस्टम ऑपरेटिंग इन द सेम कंडीशन। अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है? नहीं है। इट विल कीप द सिस्टम ऑपरेटिंग इन द सेम कंडीशन, जैसा चल रहा है चलने दो। हाउएवर, यदि इफ द फीडबैक इज नेगेटिव, यदि फीडबैक गलत आता है, नेगेटिव आता है, तो मेजर्स ऑफ आउटपुट क्या होंगे? अनफेवरेबल। फीडबैक पॉजिटिव होता है तो मेजर्स ऑफ आउटपुट क्या होते हैं? फेवरेबल। फीडबैक नेगेटिव होता है तो मेजर्स ऑफ आउटपुट क्या होते हैं? अनफेवरेबल। किसके साथ कंपेयर करते हैं? व्हेन कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड वन। तो कंट्रोल क्या करेगा उस समय? सर ने आपको क्या बताया? कंट्रोल विल एक्ट ऑन द इनपुट और प्रोसेस। या तो वो इनपुट को ठीक करेगा या तो प्रोसेस को ठीक करेगा। क्यों? ताकि सिस्टम वापस से सेम कंडीशन में आ जाए, मतलब टू ब्रिंग बैक द सिस्टम टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। तो यदि कोई भी फीडबैक नेगेटिव आता है तो हमें वापस से सिस्टम को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है, यानी कि बैलेंस करना पड़ता है, ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस वापस से अच्छी हो जाए। सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स एज वेल एज डिसीजन मेकर्स। तो 6 कंपोनेंट्स हो गए। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, सिस्टम एनवायरनमेंट, सिस्टम स्कोप यानी कि सिस्टम बाउंड्री, फीडबैक एंड कंपैरिजन यूनिट दोनों साथ में, और उसके बाद है कंट्रोल एंड करेक्टिव यूनिट। व्हाट इज कंट्रोल एंड करेक्टिव यूनिट? करेक्टिव यूनिट यानी कि जो सिस्टम को सही करता है, और कंट्रोल यानी कि जो उसके ऊपर ध्यान देता है। कंट्रोल मीन्स ध्यान देना। सो कंट्रोल इज द एक्शन टेकन टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द डिजायर्ड आउटपुट विद इन एन एक्सेप्टेबल रेंज। जैसे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
अगर एक बिस्किट के पैकेट का वजन 40 ग्राम्स रखती है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बिल्कुल 40.00 ग्राम्स होगा, हो सकता है कि वो 40.20 ग्राम्स हो सकता है कि वो 39.8 ग्राम्स हो। तो उनको एक रेंज रखनी पड़ती है, हाउ मच, फॉर एग्जांपल 39.5 टू 40.5, यानी कि इस दायरे के बीच में होगा, इस रेंज के बीच में होगा तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। सो कंट्रोल इज द एक्शन टेकन, एक ऐसा एक्शन लेना पड़ता है टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड द डिजायर्ड आउटपुट विद इन एन एक्सेप्टेबल रेंज। एरर्स या फिर प्रॉब्लम्स might make it necessary to correct the input data or change the process। जब भी एरर आती है, जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें इनपुट या डेटा प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, जो बार बार आ रहा है पॉइंट। सो द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द आउटपुट, कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड वन एंड सेंडिंग द सिग्नल टू द करेक्टिव यूनिट टू एक्ट अपॉन, इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल। ठीक है, पहले आउटपुट को मेजर करो, कौन मेजर करेगा, सेंसर, उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो और सिग्नल भेजो किसे, करेक्टिव यूनिट को, ताकि वो उसे सही करे, काम करने लग जाए, इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल। सो द करेक्टिव यूनिट आइदर करेक्ट्स द इनपुट और प्रोसेसिंग। ठीक है, या तो वो इनपुट को सही करेगा या तो प्रोसेसिंग को सही करेगा। एनी ब्रेकडाउन इन दिस पाथ, इस रास्ते में कोई भी ब्रेकडाउन होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाती है, इट अफेक्ट्स द सिस्टम्स परफॉर्मेंस वेरी बैडली। ठीक है, नाउ द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ फीडबैक वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सीधी बात है, ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। फीडबैक अगर पॉजिटिव होगा तो सीधी बात है सिस्टम का कंट्रोल बिल्कुल सही ठीक ठाक चल रहा है। फीडबैक अगर नेगेटिव है तो सीधी बात है सिस्टम का कंट्रोल खराब हो गया है, उसको वापस से ठीक करने की जरूरत है। सो इट इज बेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ फीडबैक विच इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल, आउटपुट फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिस्टम might indicate that inventory levels for the few items are getting low, so the products needs to be reordered। सर ने आपको पहले एक एग्जांपल बताया था कि जैसे किसी भी डीमार्ट के अंदर जाते हैं तो आपको वहां पर इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है किसी भी प्रोडक्ट की। हमने सिंथोल शॉप का एग्जांपल लिया था। तो जैसे ही इन्वेंट्री लेवल लो जाती है किसी भी स्पेसिफिक आइटम की, तो क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को रीऑर्डर करना पड़ता है। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन करके रखता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल, internal control and external control। The internal control is governed by controlling the system operations internally। कोई भी सिस्टम अंदर से ऑटोमेटिकली जब ऑपरेट करता है तो उसे इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। जैसे आपने एयर कंडीशन देखा होगा, एयर कंडीशन का एक टेम्परेचर पहले से हम फिक्स करके रख देते हैं, फॉर एग्जांपल 22 डिग्री सेल्सियस। आपके रूम का टेम्परेचर अगर 30-32 डिग्रीज होगा तो जब एसी चलता है, चलते चलते धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर कम होने लगता है, 30, 28, 27, 26, 25। जैसे ही 24, 20, 23, 22 के आसपास आएगा, एयर कंडीशन का कंप्रेसर यूनिट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। एसी नहीं बंद होता, लेकिन उसका कंप्रेसर यूनिट ऑटोमेटिकली बंद होता है। इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली सेंस किया रूम के टेम्परेचर को, अपने टेम्परेचर से कंपेयर करके सेंस किया और इंटरनली कंट्रोल करके कंप्रेसर को शट डाउन किया। एसी को नहीं शट डाउन किया, कंप्रेसर को शट डाउन किया। So that is an internal control। So in an air conditioning system, switching on and off the compressor, जब आपका कंप्रेसर ऑन या ऑफ होता है, it is automatic and hence it is an internal control। और दूसरा है external control, controls the system externally, बाहर से जो कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा भारत में सिग्नल को कोई भी फॉलो नहीं करता, पुलिसमैन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सिग्नल कौन देखता है, इतना ऊपर कौन देखे, सामने ही नहीं देखते कौन खड़ा है, चलाओ यूं 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 करके गाड़ियां निकलती जाती हैं। तो पुलिसमैन सीटी बजाता रहता है, डंडे मारता रहता है, तो भी गाड़ियां यूं यूं निकलती जाती हैं। तो एक्सटर्नली किसी पुलिसमैन की जरूरत पड़ती है ताकि वो बाहर से ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। एक चीज ध्यान देना, अगर हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो सिग्नल इंटरनल कंट्रोल है, लेकिन पुलिसमैन एक एक्सटर्नल कंट्रोल है क्योंकि वो बाहर का व्यक्ति है। सो इन द रोड्स एंड ट्रैफिक सिस्टम, द ट्रैफिक पुलिसमैन एक्ट्स एज अ कंट्रोल सिस्टम that is external to the traffic system। आपके ट्रैफिक सिस्टम के बाहर का एक ही व्यक्ति है जिसको बाहर से एक्सटर्नली ये हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, सो कंट्रोल एंड करेक्टिव यूनिट सिस्टम को ठीक करने का काम करते हैं। टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इज फिल्टर एंड क्वालिटी कंट्रोल। सिंस द सिस्टम्स आर डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आउटपुट्स, द डिजाइनर प्रोवाइड्स अ फिल्टर अराउंड द सिस्टम। जब भी सिस्टम बनाया जाता है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आउटपुट सेट किए जाते हैं, तो डिजाइनर क्या करता है, सिस्टम को बनाते समय एक फिल्टर लगाता है। फिल्टर क्या करता है, क्वालिटी अश्योरेंस का काम करता है। क्वालिटी अश्योरेंस यानी कि क्वालिटी कंट्रोल।
जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में QA कहते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस। The quality control systems provide a filter around the manufacturing system which protects the system from the undesirable influences of the environment. बाहर का वातावरण यदि गड़बड़ा जाता है, कोई भी दिक्कतें होती हैं, कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, उसको ठीक करने के लिए हमें सिस्टम को वापस से ये क्वालिटी कंट्रोल में लेकर आना पड़ता है। एग्जाम्पल अज्यूम कीजिए, कंसीडर अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी। उन्होंने एक क्वालिटी पहले से फिक्स करके रखी हुई है कि इसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। सिंस द रॉ मटेरियल एंड द प्रोसेसेस आर सिलेक्टेड विद दिस ऑब्जेक्टिव, तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, इसकी क्वालिटी को यानी कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी को कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा। जैसे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर हमें क्वालिटी, आटे का क्वालिटी, शुगर की क्वालिटी, पानी कैसा आ रहा है, सब चीज़ों के ऊपर कंटिन्यूसली ध्यान रखना पड़ता है। कहीं पर भी क्वालिटी की अगर दिक्कत होती है तो उसे फिल्टरिंग मैकेनिज्म से ठीक कर दिया जाता है। सो दे कीप अ कंटिन्यूअस वॉच, यानी कि कंटिन्यूसली ध्यान रखना पड़ता है ऑन द प्रोसेस पैरामीटर्स टू कीप द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। जैसी वो क्वालिटी चाहते हैं वैसा प्रोडक्शन होता रहे, चलता रहना चाहिए। ज्यादातर सिस्टम इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो क्वालिटी एश्योरेंस या फिर फिल्टरिंग मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करते। मोस्ट ऑफ द फेलियर्स ऑफ द सिस्टम्स लाई इन द एरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ इनपुट एंड प्रोसेसेस। इनपुट सही नहीं सिलेक्ट किया या फिर कार्य सही तरीके से नहीं किया, एंड नॉट प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट फिल्टरिंग मैकेनिज्म। देखो ये पॉइंट ऐसा है जो आप हर एक में लिख सकते हैं। सिस्टम का वातावरण ठीक नहीं होगा तो भी सिस्टम काम नहीं करेगा, सिस्टम का बाउंड्री यानी कि स्कोप ठीक नहीं होगी तो भी वो काम नहीं करेगा, सिस्टम फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये ऐसा ही कहना चाहते हैं कि इनपुट और प्रोसेस की तो इंपॉर्टेंस है, उसमें तो हम क्वालिटी का ध्यान देते ही हैं, लेकिन फिल्टर भी कंटिन्यूसली करते रहना पड़ता है ताकि सिस्टम सही तरीके से काम करे। नाउ देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम्स विद इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। कुछ सिस्टम्स के हम एग्जांपल्स देखेंगे और उसके कंपोनेंट्स यानी कि एलिमेंट्स देखेंगे जिनसे सिस्टम बना हुआ होता है, और ये बहुत ईजी है। देखो इसमें आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी सिस्टम का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अगर आपको बोला जाए ऑटोमेटिक कार वॉश, जनरली आपने इंडिया में ये नहीं देखा होगा, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, एक कार वॉश सिस्टम होता है। वहाँ पर कार जैसे ही एंटर होती है तो अगर मैली कुचैली कार होगी, गंदी कार होगी, तो बाहर से उसको वॉश करने के लिए ये पूरा एक सिस्टम अवेलेबल रहता है। शायद आपने मूवीज में देखा होगा। और जो आउटपुट निकलता है वो एकदम क्लीन कार निकलती है, साफ सुथरी एकदम कार निकलती है। तो जब भी पर्सन यहाँ से अंदर जाएगा तो उसको सिलेक्ट करना होता है कि वो कार को किस तरह से वॉश करवाना चाहता है, तो वो एक प्रकार का इनपुट है। तो यहाँ पर हमें सिस्टम के सारे इनपुट, प्रोसेसिंग, उसके आउटपुट यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड फीडबैक, ये दोनों चीजें भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, विच आर द इनपुट्स ऑफ ऑटोमेटिक कार वॉश? डर्टी कार्स, वाटर, पानी की जरूरत पड़ेगी, वेरियस क्लीनिंग स्टफ, स्टफ का मतलब होता है सामान। अब इसमें किन किन चीजों की और जरूरत पड़ेगी? टाइम यानी कि समय चाहिए, एनर्जी इस्तेमाल होती है, ताकत इस्तेमाल होती है, मशीन्स को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए बिकॉज दे वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। स्किल्स चाहिए, नॉलेज इज ऑल्सो नीडेड एज इनपुट टू द सिस्टम, नॉलेज की भी जरूरत है। टाइम एंड एनर्जी आर नीडेड टू ऑपरेट द सिस्टम, सिस्टम को चलाने के लिए समय और एनर्जी दोनों की जरूरत पड़ती है। स्किल इज द एबिलिटी टू सक्सेसफुली ऑपरेट द लिक्विड स्प्रेयर। स्किल यानी कि एक ये काबिलियत है जिससे लिक्विड स्प्रेयर को किस तरह से कहां पर इस्तेमाल करना है। जैसे कि स्प्रेयर को स्टील बॉडी पर इस्तेमाल करना होता है, कार बॉडी पर, उसको कांच पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। फोमिंग ब्रश की जरूरत पड़ती है, फोम का मतलब होता है झाग। ड्रायर डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है, सिर्फ कार को धोना ही काम नहीं है, इसको वॉश करने का ही काम नहीं है, उसको वॉश करके ड्राई भी करना पड़ता है जब वो बाहर निकले। सो नॉलेज इज ऑल्सो यूज्ड टू डिफाइन द स्टेप्स इन द कार वॉश ऑपरेशन। मनुष्य को अपनी नॉलेज का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको याद है बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। क्योंकि डेटा में से इंफॉर्मेशन कैसे निकलेगी? नॉलेज का इस्तेमाल करके। अब ये जो डर्टी कार है वो इनपुट है, यानी कि अज्यूम करो डेटा है, और जो वॉश्ड कार निकल रही है वो इंफॉर्मेशन है। तो वो कैसे निकली? क्योंकि नॉलेज का इस्तेमाल किया गया। सो इट डिफाइंस द स्टेप्स इन द कार वॉश ऑपरेशन एंड द ऑर्डर इन विच दीज स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड। किस तरह से इसे एग्जीक्यूट करना है? प्रोसेसिंग इज वेरी सिंपल। द प्रोसेसिंग मैकेनिज्म्स कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट सिलेक्टिंग विच क्लीनिंग ऑप्शंस यू वांट। जब पर्सन अंदर कार में बैठ के जाता है, इसमें व्यक्ति भी बैठा होता है अंदर, अगर आपको पता हो तो, क्योंकि उसकी भी जरूरत रहती ही है, पूरे कांच बंद कर दिए जाते हैं। तो व्यक्ति जब अंदर जाएगा कार को लेकर तो वो पहले ऑप्शन सिलेक्ट करेगा कि वो कार को कैसे वॉश करवाना चाहता है, जैसे कि सिर्फ वॉश ओनली या फिर वॉश विद वैक्स,
वैक्स मालूम है, मोम जो होता है उससे ज़्यादा चमक आ जाती है कार में, कार की बॉडी में। वॉश विद वैक्स एंड हैंड ड्राई, जो भी ऑप्शन वो सिलेक्ट करना चाहता है वो व्यक्ति को, यानी कि वो यूज़र को, वो पर्सन को वो सिलेक्ट करना पड़ता है ऑप्शन। एंड देन कम्युनिकेटिंग दैट टू द ऑपरेटर ऑफ द कार वॉश, वो मशीन को या फिर वो ऑपरेटर को वो ऑप्शन सिलेक्ट करके बताना पड़ता है। फाइनली आउटपुट क्या निकलता है, द क्लीन कार। इनपुट क्या है, डर्टी कार। आउटपुट क्या है, क्लीन कार, विच इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स। सीधी बात है, ये सब चीजें जुड़ी, कौन कौन सी चीजें, टाइम, एनर्जी, स्किल्स, नॉलेज, फोमिंग ब्रश, लिक्विड स्पेयर, वाटर, ड्रायर डिवाइसेस, सब चीजें यानी कि सभी सिस्टम के कंपोनेंट्स जुड़ते हैं तो ही हमें पूरी तरह से प्रॉपर आउटपुट मिलता है। अगर ये इंटीग्रेट ना करें, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, कंबाइन, अगर ये कंबाइन ना हो, अलग अलग हो, तो क्या ये काम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। याद करो, आपको एक एग्जांपल बताया गया था ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब अलग अलग निकाल दो बॉडी में से, अलग अलग बोलो काम करें, क्या ये काम कर सकेंगे, नहीं। जब ये बॉडी में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कंबाइन होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, तभी काम करते हैं। इंडिविजुअली भी काम करते हैं लेकिन इंटीग्रेशन करने से ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। और लास्ट क्या है, फीडबैक। फीडबैक मैकेनिज्म ये बताएगा और एसेस करेगा, असेसमेंट यानी कि उसका रिजल्ट देगा। सो इट विल गिव द असेसमेंट, इट विल गिव योर असेसमेंट कि हाउ क्लीन द कार इज। पर्सन ही बता सकता है देखकर कि कार एकदम सही तरीके से साफ हुई है या नहीं हुई है, तो ये फीडबैक से पता चलेगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक कार वॉश। नेक्स्ट इज फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जब इसका नाम आता है ना तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, गड़बड़ आता है ना, बर्गर मीन्स गड़बड़, पेट में गड़बड़। तो उसमें क्या क्या यूज होता है इनपुट में, मीट, कुछ लोग नहीं खाते, कुछ खाते हैं। पोटैटोस, पोटैटो नहीं होता, इट इज पोटैटोस। आलू, ठीक है, बटाका। टमेटोस, टोमेटो नहीं होता, टमेटोस। लेटस, पत्ता गोभी, अलग प्रकार की होती है थोड़ी सी। ब्रेड, लेबर यानी कि एम्प्लॉयज की जरूरत है। मैनेजमेंट, जो वहां पर काम संभाले, दीज आर द इनपुट्स। प्रोसेसिंग, अभी याद करो क्या क्या होता है, फ्राइंग, बॉइलिंग, हीटिंग, डिस्पेंसिंग, सॉर्टिंग, और बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। ये कुकिंग की प्रोसेसेस जनरली गर्ल्स को पता होंगी, लेकिन बॉयज को भी बेसिक तो पता ही होगा कि क्या होता है। आउटपुट क्या निकलेगा, हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ड्रिंक्स, डेजर्ट, रेगिस्तान नहीं, डेजर्ट माना मिठाई। गोल क्या होता है, क्विकली प्रिपेयर्ड इनएक्सपेंसिव फूड, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, ये सब महंगी चीजें रखते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स you can consider as input, processing, output, goals, feedbacks for any system. Next is college, very simple and easy to understand. College में input क्या होता है, students यानी कि आप सभी, यानी कि बच्चे, professors यानी कि teachers, administrators, admin staff जिसे आप कहते हो, टेक्स्ट बुक्स की जरूरत पड़ती है, बेंचेस की जरूरत पड़ती है, तो सबको एक कॉमन नाम दे दिया, इक्विपमेंट्स, यानी कि सभी साजो सामान। प्रोसेसिंग में क्या होगा, टीचिंग यानी कि पढ़ाने का काम। प्रोवाइडिंग सर्विस, टीचिंग इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कम्युनिटी को एक सर्विस दी जा रही है। और साथ ही साथ रिसर्च करना, फैकल्टीज को, आप लोगों को पढ़ाना तो है लेकिन उसी के साथ साथ रिसर्च भी करनी होती है। जैसे अभी पीएचडी कंपलसरी हो गई है फॉर द फैकल्टीज, यानी कि रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना बहुत ज़रूरी है, एमफिल करना बहुत ज़रूरी है। सो रिसर्च भी कंटिन्यूसली चलती रहती है, नए नए सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं। आउटपुट क्या निकलेगा, देखो इनपुट क्या है, आप ऐसा नहीं बोल सकते अनएजुकेटेड स्टूडेंट, हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कॉलेज में आएगा स्टूडेंट तो वो एजुकेटेड तो होगा ही, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो ज़्यादा एजुकेट होकर निकलेगा। तो स्टूडेंट पढ़ा लिखा होगा, 12th तक ऐसे ही नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ तो उसको नॉलेज होगी, लेकिन आउटपुट क्या होगा, एजुकेटेड स्टूडेंट प्लस उसी के साथ साथ मीनिंगफुल रिसर्च सर्विस टू द कम्युनिटी, स्टेट एंड नेशन। जो फैकल्टीज, जो टीचर्स रिसर्च करते हैं वो आगे जाकर कम्युनिटी यानी कि लोगों को, स्टेट को यानी कि उस राज्य को, और नेशन को यानी कि उस कंट्री को भी यूजफुल रहता है। नॉट ओनली द नेशन, समटाइम्स अदर कंट्रीज ऑल्सो, उनको भी ये काम लगता है। एंड गोल इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हर एक को नॉलेज मिले, हर एक पढ़ा लिखा हो जाए, लिटरेसी रेट ज़्यादा हो जाए, इलिटरेसी का रेट कम हो जाए, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके गोल्स होते हैं।